अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अभिक्रिया दे रखी है Fe + H2O Fe3O4 + 4H2। इसमें पहला ऑप्शन है आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ऑक्सीकृत का मतलब है ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये Fe है और एरो के इधर जो उत्पाद है वहाँ पर Fe3O4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। यहाँ सिर्फ Fe था, यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो गया। तो इसका मतलब आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब हम दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। जल अपचयित हो रहा है। देखो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हम कहेंगे अपचयन। यहाँ पर हम देखते हैं H2O और इस साइड इससे बन रहा है H2, तो ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन हटी तो यहाँ पर जल का हुआ अपचयन। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा ठीक है। अब हम तीसरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है, वह अपचायक का काम करता है। आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ उपचयन होगा जिस पदार्थ का भी, वही पदार्थ अपचायक होगा। इसी तरह से जिस पदार्थ का अपचयन होगा वह पदार्थ उपचायक होगा। तो अभी आपने पढ़ा यहाँ पर आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, तो जो ऑक्सीकृत उपचयन हो रहा है वो अपचायक है। तो आयरन यहाँ पर अपचायक है और जल यहाँ पर ऑक्सीकारक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और अब हम चौथे ऑप्शन को देखते हैं। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये ठीक है। हमारे ऑप्शन 1, 2 और 4, तो हम इसका मतलब हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से वह क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी है। अब हम पहली क्रिया को देखें। बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। आपने एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले चैप्टर में देखा है कि हमने यहाँ पर CaO लिया और उसमें जब हम जल डालते हैं तो बीकर बाहर से गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये वाली क्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब हम दूसरी को देखते हैं। एक अम्ल का तनुकरण। अम्ल के तनुकरण का मतलब है अम्ल के अंदर पानी मिलाना, लेकिन हम कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाते। हम हमेशा जल के अंदर क्या मिलाते हैं? अम्ल। क्यों? क्योंकि यह क्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। अब हम तीसरी क्रिया पर आते हैं। जल का वाष्पीकरण। बेटा, जल का वाष्पीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जल लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो यहाँ हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, तभी तो उसके वाष्प बनेंगे। तो यहाँ ऊष्मा निकल नहीं रही, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ये ऊष्मा शोषी है और हमें कौन सी देखनी है? ऊष्माक्षेपी। तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं है। अब चौथी क्रिया देखो। कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर को जब हम चाइना डिश में गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें भी हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। अब अगर हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है तो ये भी ऊष्मा शोषी हो गई, ऊष्माक्षेपी नहीं है। तो आंसर आएगा 1 और 2। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है A। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 5।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह सलेटी क्यों हो जाता है? सॉरी, 8वां प्रश्न है। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। आपने अपनी NCERT बुक में एक्टिविटी पढ़ी है कि जब हम एक वॉच ग्लास के अंदर AgCl लेकर उसको थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सलेटी रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब टूट जाता है। किस किस में? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। अब ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ? यहाँ पर वियोजन हुआ। तो इसका आंसर अब हम देखते हैं। पहला आंसर, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से। बिल्कुल ठीक है, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था, अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, उससे बना सिल्वर, और इस सिल्वर का है ग्रे कलर। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से। नहीं, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी सॉलिड सीधा गैस में बदलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से। बेटा सिर्फ क्लोरीन नहीं बनती, सिल्वर भी बनता है, तो ये भी गलत है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो इसका आंसर सिर्फ पहले वाला ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा A। थोड़ा पेज में गड़बड़ हो गई थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करना था हमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में 25 मिलीग्राम जल युक्त A, B और C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए। हमने 3 बीकर लिए और तीनों के अंदर क्या था? जल। कितना? 25 ml। तीनों के अंदर हमने जल लिया। A, B और C बीकर में कुछ मात्रा में इसके अंदर डाला हमने NaOH, दूसरे में हमने डाला निर्जल कॉपर सल्फेट CuSO4 और तीसरे में हमने डाला NaCl। मिलाया गया। फिर यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर A और B के विलयन के तापमान में वृद्धि हुई। तापमान वृद्धि का मतलब है ये वाला भी गर्म हो गया और जो बीकर B है ये वाला भी गर्म हो गया। गर्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या निकली थी? ऊष्मा निकली थी। जबकि बीकर C के विलयन में ताप में कमी हुई। ये बीकर उल्टा हुआ, ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि उसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, सोख लिया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? बीकर A और B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हुआ। ऊष्माक्षेपी हुआ तभी तो बीकर गर्म हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बीकर A और B में ऊष्माशोषी प्रक्रम हुआ। ये गलत है क्योंकि ये तो गर्म हुआ है, तो यहाँ ऊष्मा निकली है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। बीकर C में ऊष्माक्षेपी नहीं है क्योंकि यहाँ ऊष्मा C वाले बीकर में अवशोषित हुई है, बीकर ठंडा हुआ है। चौथा है बीकर C में ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ। ऊष्मा शोषी ये ठीक है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हुई। तीसरे वाला बीकर ठंडा हुआ था। तो अब हमारे ऑप्शन अगर देखे जाएं तो पहला और चौथा सही है और ये हमारा आंसर आएगा पहला और चौथा C। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। मतलब एक बीकर है जिसमें हमारा अम्लीय परमैंगनेट विलयन है और इसमें हमने डाला है फेरस सल्फेट का तनु विलयन। बेटा फेरस सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है और परमैंगनेट का जामुनी रंग होता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है, मतलब रंग जो है वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?
बेटा इसके लिए आपको याद रखना है, ये जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है ये एक ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक या उपचायक एक ही बात है, मतलब ये ऑक्सीकरण करता है, ये ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है, KMnO फिर एक ऑक्सीकारक है और ये FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। उसके बाद आपको बाकी ऑप्शन देखने हैं। FeSO4 एक ऑक्सीकारक है, ये गलत है। तनुता के कारण ये भी गलत है। KMnO फिर एक अस्थाई यौगिक है, ये भी गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखो अगर आपको जल्दी लगे तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, खुद उत्तर सोचिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। पहले आपको प्रश्न पढ़कर अपने आप उत्तर ट्राई करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहले मैं आपको बता दूं द्विविस्थापन कौन सी होती है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो। अब हम यहाँ पर देखें तो CuCl2 इसमें कॉपर आयन है और क्लोराइड आयन है, लेकिन अगर हम Pb को देखें तो इसमें आयन नहीं है। तो आयनों का आदान प्रदान तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ये आयन ही नहीं है, तो पहला तो गलत है। और वैसे भी आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पर क्या है, ये लेड धातु है और ये ज्यादा क्रियाशील है और ये यहाँ से कम क्रियाशील कॉपर को अलग विस्थापित कर देती है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। हमें कौन सी ढूंढनी है? द्विविस्थापन। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसमें मैंने बताया था आयनों का आदान प्रदान हो, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट में है सोडियम आयन और सल्फेट आयन। इसी तरह बेरियम क्लोराइड में है बेरियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ने बेरियम से अपनी जगह एक्सचेंज कर ली और बेरियम ने सोडियम से। तो देखो जब बेरियम यहाँ आया तो ये बन गया BaSO4 और जब ये सोडियम यहाँ आया तो ये बन गया NaCl। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान है। जब भी आयनों का आदान प्रदान होगा तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है दूसरे नंबर वाली। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, C+O2CO2। यहाँ दो अभिकारक हैं, मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये कैसी क्रिया है? संयोजन। इसी तरह अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। ऑक्सीजन से क्रिया करके जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तो इसे हम दहन क्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर द्विविस्थापन क्रिया कौन सी हुई आपकी? नंबर 2 वाली। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैंने आपको बताया था, आपकी NCERT बुक की एक्टिविटी है ये। हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया और इसमें जब हम जल डालते हैं तो ये बीकर यहाँ से गर्म हो जाता है और अंदर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया के बाद, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। हाँ, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं चूने का बुझाना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे हम बोलते हैं चूने का पानी। ये हमारा चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
पहला है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये गलत है क्योंकि बीकर गर्म हुआ, गर्म होने का मतलब इसमें ऊष्मा निकली, और जब ऊष्मा निकलती है तो वो ऊष्मा क्षेपी होती है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ऊष्मा क्षेपी है, ये सही है। अब हम तीसरा ऑप्शन देखें कि विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। देखो इसका विलयन है, इसमें आपको दिख रहा है OH, जब भी OH हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे तो ये क्षारक होगा, और जब क्षारक होता है तो पीएच 7 से ज़्यादा होती है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारकीय होता है, तो परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। ये ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये क्षारकीय है। चौथा ऑप्शन है परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी, ये गलत है क्योंकि 7 से कम तो अम्लीय की होती है, जबकि यहाँ हाइड्रोक्साइड है तो ये एक क्षारक है। तो अब हमारे दो ऑप्शन सही हैं, दूसरा और तीसरा। और अगर हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, देखो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, इसमें बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4, सल्फेट होता है SO4, इसमें अमोनियम आयन है और सल्फेट आयन है। अभिक्रिया करने पर क्या बनाते हैं? तीर के निशान के बाद लिखेंगे बेरियम सल्फेट, यहाँ से बेरियम और यहाँ से सल्फेट, मतलब ये जो बेरियम है ये यहाँ आ गया और बनता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जो था वो यहाँ आ गया। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, और जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ये चौथा ठीक लग रहा है। पहले वाला विस्थापन गलत है क्योंकि विस्थापन में एक अति क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील को विस्थापित करता है, जबकि यहाँ पर दो बार आदान प्रदान हुआ, बेरियम यहाँ गया, अमोनियम यहाँ आया, आयनों का आदान प्रदान है। फिर दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया। इस क्रिया में जो ये BaSO4 बना था, इसका सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब है जो पदार्थ घुलनशील नहीं होता, तो अवक्षेप बन रहा है, इसलिए हम इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, संयोजन। संयोजन में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्पाद एक और भी बन रहा है, दो उत्पाद बन रहे हैं, एक बेरियम क्लोराइड और दूसरा अमोनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। तो ये संयोजन नहीं है, इसके आंसर में आएगा दूसरा और चौथा। तो अब हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो इसका ऑप्शन आता है डी, इसका ऑप्शन आएगा डी, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल का विद्युत अपघटन, ये भी आपकी एनसीईआरटी, देखो आपको एनसीईआरटी बुक की सारी एक्टिविटी ध्यान से पढ़ दी है। जल का विद्युत अपघटन जब हम करते हैं, जल होता है H2O, इसमें से जब हम विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपघटित टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हमने जल का विद्युत अपघटन किया तो इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब यहाँ पर इसको अगर हम क्रिया को संतुलित करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इस ऑक्सीजन को भी 2 करना होगा, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे। अब हम फिर से चेक करेंगे, अब यहाँ हाइड्रोजन हो गई 2 गुना 2 कितनी 4, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हमें इसके आगे भी 2 लगाना होगा, तो अब ये हाइड्रोजन हो गई 4,
ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो अब हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, कितने मोल हैं, 2। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो ये है 1। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1, तो अनुपात होगा ये 2:1। तो 11वें का आंसर आएगा आपका बी। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पर। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम हैं? पहला है ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, निकलेगी नहीं, इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, आपको पहले ही पता है जब अम्ल को तनु करते हैं तो बहुत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारी शुष्क गैस है, सॉलिड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठोस अवस्था में लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब हमें इसको गैस में बदलना है, तो बेटा ठोस से गैस बनाने के लिए हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये भी ऊष्मा शोषी है। ये हमारी कैसी हो गई, ऊष्मा शोषी, तो ये ऑप्शन ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, जल वाष्प का संघनन। जल वाष्प का मतलब है H2O, जो गैस अवस्था में है, वाष्प। संघनन, संघनन का मतलब इससे पानी लिक्विड बनना। बेटा लिक्विड कैसे बनेगा, जब हम इस गैस को ठंडा करते हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं हम, इसको ठंडा कर रहे हैं, इसमें ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी तो इसका मतलब ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है जल का वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करने के लिए हम जल को लेंगे लिक्विड में और फिर हम इसको गर्म करेंगे तो इससे गैस वाष्प बनेगा, तो यहाँ हमें ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी। तो 2 और 4 जहां पर आ रहे हैं वो हमारा ऑप्शन है डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पर। 13वां प्रश्न है जलीय पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, और जलीय का मतलब है हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन, और जलीय लेड नाइट्रेट, इसी तरह से हमने लिया PbNO3 ट्वाइस, ये भी एक्वस है। इसके मध्य द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब लेड यहाँ जाएगा और पोटेशियम यहाँ आएगा। जब लेड यहाँ जाएगा तो इससे बनेगा लेड आयोडाइड, और दूसरा बनेगा जब K यहाँ आएगा तो इससे बन जाएगा KNO3। हाँ, तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। किसका पीला अवक्षेप बना, लेड आयोडाइड का। ये पीला अवक्षेप बना। इस क्रिया को करते समय मान लो लेड नाइट्रेट है ही नहीं, तो निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट की जगह पर किसको प्रयोग करें कि लेड आयोडाइड बन जाए। तो देखो अमोनियम में तो लेड है ही नहीं, नहीं लेंगे। पोटेशियम सल्फेट में भी नहीं है, इसे भी नहीं लेंगे। अब हम इन दोनों में से एक ले सकते हैं। ये जो है ये अविलेय है। अविलेय का मतलब ये घुलता ही नहीं है, तो आयन ही नहीं बनेंगे, तो ये भी नहीं ले सकते। तो हमारा आंसर यहाँ आएगा लेड एसीटेट, इसका आंसर होगा बी। जब हम लेड एसीटेट लेंगे तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14।
तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए, तेल के नमूने जैसे हमारे चिप्स वगैरह आते हैं वो भी तेल में तले हुए होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम गलत है। इसका आंसर है हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम अथवा नाइट्रोजन। बेटा इन्हें ही क्यों करते हैं? क्योंकि हीलियम और नाइट्रोजन दोनों ही अक्रिय गैसें हैं, ये क्रिया नहीं करती, इसलिए हमारे तेल वाले पदार्थ जो हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। हमने लिया KClO3, इसको हम ऊष्मा गर्म करते हैं, मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, निकल नहीं रही है, तो इससे यहाँ पर KCl और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। इस अभिक्रिया में कौन सही है? यह एक अपघटन अभिक्रिया है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक अभिकारक दो उत्पाद बना रहा है, तो ये अपघटन है और ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा भी देनी पड़ रही है, हमें गर्म भी करना पड़ रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है। संयोजन नहीं है क्योंकि दो अभिकारक से एक नहीं बन रहा। अपघटन है जिसमें ऊष्मा निकलना है, नहीं निकल रही, ये भी गलत हो गया। यह एक प्रकाश रासायनिक, यहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका आंसर आएगा ए। प्रश्न संख्या 16 पर आओ। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? शुरू में ही मैंने बताया था, रासायनिक अभिक्रिया जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा और वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस का भंडारण निम्न दाब पर, बेटा हमने गैस ऑक्सीजन ही भरी, प्रेशर ही तो डाल दिया उस पर, ऑक्सीजन ही रही, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बना। वायु का द्रवीकरण, हमने वायु ली और उसको द्रव में बदल दिया, कोई नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ उसकी अवस्था बदली। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, जब पेट्रोल रखते हैं तो वो सिर्फ वाष्प अवस्था में बदल जाता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चौथा ऑप्शन है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर को गर्म करना। जब हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ये एक नया पदार्थ है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसका आंसर आ जाएगा डी। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेतों से प्रदर्शित किया गया है? देखो इस क्रिया में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में संयोग करके जल का निर्माण करती हैं, लेकिन जल वो होता है वाष्प अवस्था में। तो यहाँ पर H2O2 ये पहली गलत है क्योंकि इसमें ये लिक्विड है। दूसरी को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन लिक्विड है, ये भी गलत है। तीसरी को देखें तो यहाँ पर ये लिक्विड है, ये भी गलत है। चौथी क्रिया में सभी गैस हैं, मैंने भी आपको गैस बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 17वें का। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन आपको मालूम है, जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए। देखो यहाँ तो अभिकारक ही एक है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पर अभिकारक दो हैं और इससे एक ही उत्पाद बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। तीसरे में दो अभिकारक हैं और इससे एक उत्पाद बन रहा है, यह भी संयोजन है। चौथे में जिंक ज्यादा क्रियाशील है और वो यहाँ से आयरन को अलग विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। हमें संयोजन अभिक्रिया देखनी थी, तो इसका ऑप्शन आएगा 2 और 3 वाला,
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। ओके बेटा, थैंक यू।